हेलो गाइस। आज हम कुछ ऐसे चीज़ें बात करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप वो चीज़ समझ लेते हो, जान जाते हो, तो आपको सिविल एविएशन में जो मॉड्यूल 10 चैप्टर का जब भी ऑपरेटर का नाम, केमो का नाम या मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है, इवन डीजीसीए कोई भी सीआर में आपको कुछ भी रिटर्न में दे रहा है, आप वो चीज़ आसानी से समझ सकते हो। उसके लिए आपको वो स्टार्ट करने से पहले आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो डीजीसीए की बात कर रहे हैं हम लोग, वो डीजीसीए सिर्फ इंडिया के लिए है, हमारी कंट्री के लिए। तो हम अगर बात करें तो हमारी कंट्री जैसा बहुत सारी कंटिनेंट्स है, जैसे हाँ, इंडिया एशिया के अंडर आता है, वैसे ही बहुत सारे कंटिनेंट्स है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आता है, और हर एक कंट्री का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। मैं कुछ फेमस और इफेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में बात करूंगा। जैसे इंडिया के लिए डीजीसीए है, वैसे यूएसए के लिए फा है, और यूरोप के लिए ईएसए है, और सिमिलरली ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का अपना अपना रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। ओके, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, डीजीसीए का अंडर आ रहे हैं, तो आप भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया जैसे बहुत सारी कंट्रीज है। ठीक है, अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो ऐसा है और जो फा है, उसकी बहुत दबदबा है, उसकी बातें लगभग हर कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी सुनते हैं। इवन इकाओ भी में भी वो लोग बहुत एक्टिव है। इकाओ में तो बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्टिव है, यस, और फा का भी बहुत सारी इफेक्टिवनेस है। आप देख रहे होंगे कोई भी आप डीजीसीए में अंडर अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, पायलट का हो, एएमई का हो, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखना आपके पास जनरली फा का बुक्स होता है या तो यसा का बुक्स होता है। वो क्यों, आप अगर ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। ओके, उससे पहले मैं एक क्लीन कर दूं तो हम क्या आते हैं, पूरी की पूरी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है, और पूरी की पूरी वर्ल्ड में ये जो बहुत सारी कंट्रीज है, अभी यूनाइटेड नेशंस करके है, ठीक है, उसकी एक एजेंसी है इकाओ। ठीक है, तो ये सारे जो कंट्रीज है, सारे कंट्री की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, अपना अपना यहाँ पे क्या है, मेंबर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर मैं मान लो इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए डीजीसीए है। अगर मैं मान लो यूएसए के लिए तो फा है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, या मैं मान लो, या सब मान लो, यूरोपियन कंटिनेंट में सब लोग इसको मानते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, तो अभी ये सब जो है ना, इकाओ का क्या है, मेंबर है। इकाओ में यही नहीं, और भी बहुत सारे कंट्रीज मेंबर है। अभी सबका बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। अभी आप क्या करना, अभी अगर कोई कंट्री के हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर कोई ऑपरेटर है, इंडिया के अंदर कोई मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, या इंडिया के अंदर कोई मेंटेनेंस इंजीनियर भी हैं, या कुछ और भी काम से आप जुड़े हैं, तो आप सीधा डीजीसीए के पास जाते हैं। लेकिन उसका लिंक कहीं ना कहीं इकाओ से जुड़ी ही रहती है। ठीक है, इकाओ ने ऐसे बहुत सारी चीजें रेकमेंड करता है आपसे कि ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें एनालाइज करता है, बहुत सारी बातें बोलता है, किनको, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। तो आपको एक चीज आ गया, तो इकाओ क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बॉडी है जिसकी हर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी सुनता है। डीजीसीए भी उसमें मेंबर है और सुनता भी है, और सुनता नहीं है, उसका काम को इम्प्लीमेंट भी करता है अपना कंट्री इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तो बात करेंगे, लेकिन बहुत सारा टाइम हम दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ भी जुड़ेंगे। तो ये चीज आपको हेल्प होगी कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी उनका कंट्री के लिए है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डीजीसीए की। आप देखोगे इंडिया में डीजीसीए आया कहाँ से। इंडिया में बनी एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, जो सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री बनी, वो सिविल एविएशन को रेगुलेट कौन करेगा,
ठीक है, उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन बनेगा, चलाएगा कौन। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर बहुत सारी बॉडीज आते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आती है, BCAS आती है, ठीक है। आपका जो एयरपोर्ट गेट एंट्री पास बनती है इस विकास से बनता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विकास हो गया, इवन DGCA भी आता है, और भी बहुत सारी बॉडीज आता है। अभी के लिए ये 3 जानो, और DGCA। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू ये आती है, लेकिन DGCA को बनाया कैसे गया, एक्चुअली 1934 करके एक एक्ट है, उस एक्ट के थ्रू DGCA बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए, ठीक है। अभी 1934 एक्ट के बारे में अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानो, इसमें एक्ट सेक्शंस होती है, ठीक है। 10-15 सेक्शन ही आपको पढ़ना है, सारे सेक्शन नहीं पढ़ना है, कौन सा सेक्शन क्या बताती है, ठीक है। किस सेक्शन के अंदर DGCA को पावर दिया गया है वो आपको मुझे बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जान के रखना है 1934 एक्ट के थ्रू DGCA बना है, ठीक है। DGCA ऑर्गेनाइजेशन को इसी एक्ट के थ्रू लाया गया है। अभी DGCA इंडिया के अंदर जो सिविल एविएशन होती है, ठीक है, वो सिविल एविएशन में बहुत सारी चीजें कंट्रोल करेगी। अब स्टार्ट करते हैं एक एयरक्राफ्ट से, या तो हम एयरक्राफ्ट को पकड़ते हैं, DGCA का कंट्रोल किसके ऊपर, एयरक्राफ्ट है। DGCA का कंट्रोल किसके ऊपर, उस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी है, और उस एयरक्राफ्ट के ऊपर जो भी पर्सनल काम करेगा, जो भी पर्सन्स काम करेगा उनके ऊपर भी है। अभी इस फंडामेंटल चीज को आपको याद रखना है। अगर किसी एयरक्राफ्ट है, सबसे देखो इन सबको कंट्रोल करेगा DGCA, वो एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ भी हो, मेंटेनेंस के काम हो, ऑपरेशंस हो, डिजाइन हो, प्रोडक्शन हो, या कोई ट्रेनिंग की बात हो, सिविल एविएशन के ऊपर कंट्रोल है DGCA का मतलब इन सारे चीज, वो कोई एयरक्राफ्ट हो, वो कोई एयरक्राफ्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप का पर्सन हो, ये तीनों लोगों के ऊपर DGCA का कंट्रोल है। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनेगी अभी DGCA अगर ये सारी चीजें कंट्रोल करना चाहती है, DGCA को पावर दिया गया इस एक्ट के थ्रू 1930, तो DGCA को ये पावर दिया गया है कि तुम क्या करो, अपना रूल लेके आओ। कौन सा रूल है, बहुत सारे रूल्स है, हम जो एमी वाले हैं उनके लिए मैं बताऊं 1937, कौन सा, इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स, ठीक है। सिंपली 1937 का रूल्स बोलो, 1937 एयरक्राफ्ट रूल्स बोलो, कुछ भी बोलो, आपको ये चीज याद रहना चाहिए कि ये रूल्स DGCA ने लाया क्यों है, क्यों लाया है, सिविल एविएशन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। देखो रूल नहीं होगा ना, DGCA डायरेक्ट बोलने से कुछ भी मतलब उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अभी रूल है तो वो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको तुम वायलेट करने से डरेगा, ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट्स मिल सकता है। इसीलिए अभी थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो हमारी DGCA को पावर मिला है 1934 एक्ट के थ्रू, कि DGCA हमारे लिए क्या लेके आया है, DGCA हमारे रूल लेके आया है। बहुत सारे रूल्स है, उसमें से 1937 की ही रूल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास बिल्कुल एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए एयरक्राफ्ट बनाएगी, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, और उस डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन को पहले डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेना पड़ेगा, DOA, डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल, DOA होल्डर बनना पड़ेगा, ठीक है, डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन बनना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूंगा क्यों, तो DGCA बोलेगा मैं एक रूल नंबर लेके आया हूँ, आप रूल नंबर 49 से लेके 49I तक पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं भी एक एक रूल इस वीडियो के बाद पार्ट वाइज रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, मेरा यही काम रहेगा आज से, रूल्स को एक्सप्लेन करना। विदाउट अंडरस्टैंडिंग रूल्स तुम्हारी नॉलेज अधूरा ही रह जाएगा सिविल एविएशन, ठीक है, रट्टू बनोगे, नहीं तो CR बोरिंग ही लगेगा आपको। तो यहाँ पे ये रूल लेके आया तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है, डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन बनना पड़ा। इस रूल के अंडर क्या, क्यों ये रूल लेके आया, बोला जो भी एयरक्राफ्ट आप क्या करोगे, ये डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करोगे, ठीक है, आपको उसका डिजाइन का अप्रूवल लेना पड़ेगा,
और वो ही डिजाइन कर पाएगा जो डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल लिया है। तो डिजाइन को अप्रूव करेगा डीजीसी किस रूल के अंडर? इस रूल के अंडर, तभी जब आपने डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लिए हो। तो आप 90 ये सब 1937 का रूल में बता रहा हूं। आप अगर 1937 के रूल्स में जाओगे तो आपके लिए और एक रूल है जिससे पहले ये डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। 133 बी के अंडर ये डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। और डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही नहीं बनेंगे, 133 सी के अंदर डीजीसीए को ये फीस देना पड़ेगा। याद रखना, डीजीसीए लगभग ऑलमोस्ट हमारे जो एयरवर्दनेस वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसको अप्रूव किस रूल के अंडर करता है? 133 बी के अंडर, ठीक है। और उसके लिए फीस किसके अंडर लेता है? 133 सी के अंदर। तो आज आपने एक रूल लाना 133 बी जिसके अंडर डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव किया जाता है, तभी उसे डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल होल्डर माना जाता है। क्लियर है? अभी दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है वो फीस किसके अनुसार देता है? 133 सी के अनुसार, ठीक है। अभी बात आती है, हाँ डीजीसी अप्रूव तो करेगा, अप्रूव तभी करेगा जब ये डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन डीजीसीए का सारे प्रोसीजर फुलफिल कर रहा होगा। सारे डीजीसीए को जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए वैसे ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके रखा होगा। वो कैसे बना? उसके लिए एक प्रोसीजर चाहिए। इसीलिए डीजीसीए ने 133 ए रूल का इस्तेमाल करके, हाँ, उसने एक किताब लाया है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CR-21, और CR-21 में लिखा गया है कि तुम डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनोगे, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनोगे, ITSO ये ऑथराइजेशन वाला ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनोगे, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है डिजाइन और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये चीज सिर्फ मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग रूल्स, ओके। अभी आपने 133 आपने CR-21 को फॉलो किया, 133 बी के अंडर आपको डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल मिला, और 133 सी के अंडर आपने डीजीसी को फीस भी दिया, है ना। और CR-21 इस रूल के अंडर इशू है 133 ए के अंडर, उसको आपने फॉलो किया, डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन बन दिया। और अभी आपने क्या किया? डिजाइन कर दिया, क्योंकि आपने डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन है तो डिजाइन क्या कर दिया? डिजाइन एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट का कोई कंपोनेंट या और कोई प्रोडक्ट, ठीक है। अभी आप डिजाइन कर सकते हैं, और वो डिजाइन भी करने के बाद आप उसको मैन्युफैक्चरिंग या ये नहीं कर, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उस डिजाइन का अप्रूवल देगा, वो डिजाइन को वैलिड करेगा डीजीसी। वो करने के रूल नंबर 49 और 49 ए, 49 बी, 49 आई तक है, वो रूल्स एप्लीकेबल होता है। और जब डीजीसी आपको अप्रूव कर देता है किसके अंडर? आपकी डिजाइन को, किसकी? एयरक्राफ्ट की, ठीक है। तब जाके डिजाइन, एयरक्राफ्ट के डिजाइन को जब अप्रूव किया जाता है तो डीजीसीए आपकी आपकी मतलब जो भी डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन ने वो डिजाइन किया है, डिजाइन का अप्रूवल कौन करेगा? डीजीसीए करेगा। तो उस एयरक्राफ्ट की डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन को देगा एक सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं टाइप सर्टिफिकेट, और रेस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट भी देता है, और कई कई बार सप्लीमेंटल टाइप सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये सब क्या है? वो सब CR-21 में लिखा गया है, वो बाद में पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ लोगे, लेकिन फ्रेम अंडरस्टैंड करो। आप अगर डिजाइन करते हो तो आपको पहले डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेना पड़ेगा, 133 बी के अंडर अप्रूव करेगा डीजीसी। फीस किसके अंदर दोगे? 133 सी के अंडर फीस दोगे, किसको? डीजीसी को। और तब आप क्या करोगे? कोई एयरक्राफ्ट डिजाइन करोगे, और जब डिजाइन करोगे तो डीजीसी को बोलोगे अप्रूव करो, और डीजीसी जब अप्रूव करेगा तो डीजीसी इस रूल का इस्तेमाल करेगा, रूल नंबर 49A, 49B, ठीक है, इन चीजों का इस्तेमाल करें। अब इसमें 49A से लेके 49I तक रूल्स का क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंडिया के अंदर एक एयरक्राफ्ट डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, जिसको बाद में प्रोडक्शन में करेंगे और इंडिया में यूज करेंगे। बाहर भी तो बेच सकते हैं, और सेम इसका उल्टा भी तो हो सकता है। कोई एयरक्राफ्ट यूरोपियन यूनियन उसका कंट्री में बना है, तो ऐसा का चल रहा होगा वहां पे, तो जरूर वो उनके एयरक्राफ्ट के लिए क्या लिए होंगे? डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन बने होंगे, डिजाइन किए होंगे,
और सेम चीज उस एयरक्राफ्ट के लिए टीसी, आरटीसी या एसटीसी लिए होंगे। तो उस केस में उस एयरक्राफ्ट के लिए फिर से डीजीसीए, टीसी, आरटीसी, एसटीसी इशू नहीं करता है। इन्हीं रूल्स में से 49A से लेके 49I इनके बीच में कुछ रूल्स ऐसा है, उस रूल्स के अनुसार यूज करके क्या करते उसको एक्सेप्ट करती। डीजीसी में क्वेश्चन आता है, आप अगर बाहर से कोई एयरक्राफ्ट लाते हैं तो सबसे पहले चीज जो आपको चाहिए कि एयरक्राफ्ट का, किस चीज का, उस एयरक्राफ्ट जिस भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के बना है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी का दिया हुआ टीसी, आरटीसी या एसटीसी या ऐसे बोल सकते हो डिजाइन अप्रूवल सर्टिफिकेट लेके आओ मेरे को, तभी मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। इसको टाइप सर्टिफिकेट एक्सेप्टेंस या क्या बोलते हैं, टाइप एक्सेप्टेंस कहा जाता है। तो कल मैं ये रूल नंबर 49 की जो 49A से लेके 49I तक इनको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप पढ़ के आना और मुझे बताना कौन सा रूल क्या बताता है 49 का, ठीक है। इसके बाद हम धीरे धीरे जाएंगे कि एयरक्राफ्ट की डिजाइन से रिलेटेड और डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े हैं। डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात आया। इसके अलावा एयरक्राफ्ट डिजाइन होने के बाद एयरक्राफ्ट कहाँ जाती है, जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसे आप एयरलाइन बोलते हो, उसमें शेड्यूल ऑपरेटर आता है, नॉन शेड्यूल ऑपरेटर आता है, शेड्यूल कम्यूटर ऑपरेटर आता है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनते कैसे हैं, क्या क्या सर्विस देते हैं, ये देने से पहले भी इनके लिए भी रूल्स लागू होता है 1937 का। सेम फंडा अप्लाई करो। आपने एक एयरक्राफ्ट बनाने की सोचा या किसी दूसरे कंट्री से लेके आने की कोशिश किया, डिजाइन करने की या प्रोडक्शन करने की सोचा या दूसरे कंट्री से लेके आया, तो आपके लिए रूल्स लागू हो गया, ठीक है। और उसी रूल्स के अंदर उसने किताब भी रखा हुआ है, उस किताब में लिखा गया हाउ, आपने कैसे बनना है डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्यों बनना है डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको यहाँ पे ये रूल बताता है। आप अगर डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनोगे तो डिजाइन नहीं कर पाओगे, डिजाइन नहीं कर पाओगे तो डिजाइन का अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, और डिजाइन का अप्रूवल नहीं मिलेगा मतलब टाइप सर्टिफिकेट, रेस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट या सप्लीमेंटल टाइप सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो वो एयरक्राफ्ट का डिजाइन वैलिड नहीं होगा, तो वो एयरक्राफ्ट कभी मार्केट में आएगा ही नहीं। समझ रहे हो। तो एक रूल डीजीसी इसीलिए लेके आता है ताकि आपको कंट्रोल कर सके, ओके। तो हम रूल्स के ऊपर ही आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।